सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। जयदेव साहब ने धुनें तो बहुत बनाई, लेकिन अपने लिए एक घर तक नहीं बना पाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीतकार जयदेव की। राज को राज ही रखा होता, क्या कहना अगर ऐसा होता। सिनेमा में जयदेव साहब ने जो संगीत दिया, उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड तो मिला, जिसके बहुमुखी प्रतिभा की जानकारी भारत सरकार को थी। लेकिन जयदेव साहब जिस किराए के मकान में रहते थे, किराया न मिलने के कारण मकान मालिक ने उनकी प्रतिभा को ताक पर रखते हुए उन्हें अपने घर से बेघर कर दिया। उसके बाद इस महान संगीतकार के मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहा कि मैंने जीवन भर क्या किया। बेघर होने के बाद ये महान संगीतकार मुंबई के ही सड़कों पर दर दर भटकते रहे और आखिरकार उन्हीं के एक दोस्त ने उन्हें पनाह दी। जब अपने दोस्त के यहाँ जीवन बिता रहे थे, तो वही मकान मालिक जिसने जयदेव साहब को अपने घर से निकाल दिया था, जयदेव साहब के सामने था और उसके हाथ में थी एक चिट्ठी। क्या था उस चिट्ठी में, जिसको पढ़कर जयदेव साहब की आंखों में आंसू आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। इस महान संगीतकार का जन्म 3 अगस्त 1918 को भारत से दूर शहर नैरोबी, देश कीनिया में हुआ। हर माँ बाप की तरह जयदेव साहब के पिता भी चाहते थे कि जयदेव खूब पढ़ाई करे, पर कीनिया में उस वक्त एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत कम थी। कीनिया में बेहतर शिक्षा न होने के कारण जयदेव साहब के पिता ने उन्हें लुधियाना भेज दिया। उस वक्त जयदेव साहब की उम्र 14 से 15 साल की होगी। इसी 15 वर्ष की उम्र में जयदेव साहब के जीवन में एक क्रांति आई, जब उन्होंने अपने जीवन की पहली फिल्म अली बाबा 40 चोर देखी। इस फिल्म को देखने के बाद जयदेव साहब के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। इस फिल्म का असर इतना हुआ कि जयदेव साहब ने मन बना लिया कि मुझे अब फिल्मों में ही काम करना है। और एक दिन जयदेव साहब घर से मुंबई भाग गए। जब ये बात जयदेव साहब के पिता को पता चली, तो वो मुंबई पहुंचे और उस नन्हे से जयदेव को ढूंढ निकाला और फिर उन्हें लुधियाना भेज दिया। वहां उन्हें एक स्कूल में दाखिला करा दिया गया। जयदेव साहब को स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन जयदेव साहब को स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। और दोस्तों, ऐसा कहा भी जाता है, अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक बार अगर किसी को फिल्मी कीड़ा काट लिया तो फिर वो कहाँ छूटता है। वो लगातार कोशिश करते रहे और इसी कोशिश के क्रम में आकाशवाणी में गाने का मौका मिला। लेकिन जयदेव साहब को आकाशवाणी में गाने के मौके बहुत कम मिलते थे। जब जयदेव साहब लगातार गाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उनके स्वास्थ्य ने धोखा दे दिया। उन्हें अस्थमा का अटैक आया। इस अस्थमा के अटैक ने जयदेव साहब के गायकी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। रात की रात कभी घर मेरा तेरा रंग बसेरा होता। लेकिन जयदेव साहब के हौसले बुलंद थे और उसी बुलंद हौसले से जयदेव साहब ने एक बार फिर से मुंबई का रुख किया। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जयदेव साहब को वाडिया मूवी टोन में बतौर स्टंटमैन काम मिल गया। फिल्म वामन अवतार में जयदेव साहब ने बतौर अभिनेता नारद मुनि का किरदार भी निभाया था। यह फिल्म 1934 में बनाई गई थी। जब इन्हें मुंबई में बतौर अभिनेता काम मिलने लगा, तो अचानक जयदेव साहब को अपना सब कुछ छोड़कर पंजाब जाना पड़ा, क्योंकि जयदेव साहब के पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। अब जयदेव साहब लुधियाना में थे, लेकिन अब जयदेव साहब की रुचि अभिनय से हटकर संगीत में होने लगी। तो जयदेव साहब के मामा ने उन्हें एक उस्ताद के पास भेज दिया। उस्ताद का नाम था उस्ताद हरबल्लभ मेला। उनकी शागिर्दी में रहने के बाद जयदेव साहब को लगा वो संगीत की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि जिस दिशा में आप सोचे, ईश्वर उसी दिशा में आपको अवसर भी देने लगता है। इसी क्रम में जयदेव साहब की मुलाकात अली अकबर खां साहब से होती है और इसी मुलाकात ने जयदेव साहब की जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म निर्देशक चेतन आनंद अली अकबर खां से अपनी फिल्म में संगीत दिलवाना चाहते थे,
और इधर अली अकबर खान साहब के सबसे चहेते शागिर्द जयदेव साहब थे। चेतन आनंद साहब की फिल्म में संगीत देने के लिए दोनों मुंबई का रुख करते हैं। अली अकबर खान साहब ने चेतन आनंद की 2 फिल्मों में संगीत दिया। फिल्म का नाम था आंधिया और हमसफर। इन 2 फिल्मों में जयदेव साहब ने बतौर सहायक संगीत निर्देशक के रूप में काम किया। जी मैं कहता हूँ अपने उस्ताद को, वो तो तंग आकर चले गए कलकत्ता वापस। बर्मन दादा ने मुझे अपना असिस्टेंट ले लिया, मगर उसके साथ साथ मुझे वो अपनी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। मेरी पहली पिक्चर थी जुर्म का भाई। तेरी जुल्फों से प्यार कौन करे, अब तेरा इंतजार कौन करे। लेकिन अली अकबर खान साहब का शागिर्द होने से उन्हें इसका फायदा तब मिला जब नवकेतन बैनर की आखिरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हम दोनों बन रही थी और चेतन आनंद चाहते थे कि अली अकबर खान साहब का ये शागिर्द ही उनकी फिल्मों में संगीत दे। लेकिन उस वक्त जयदेव साहब सचिंदा के साथ बतौर सहायक काम कर रहे थे। चेतन आनंद ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूं कि इस फिल्म में जयदेव ही म्यूजिक दे। सचिंदा ने कहा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, और इस तरह सचिंदा ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए जयदेव साहब को फिल्म हम दोनों में संगीत देने के लिए अपनी तरफ से आजाद कर दिया। जो मिल गया उसे कदर समझ लिया, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। और यही कारण है कि सचिंदा के प्रति जयदेव साहब की श्रद्धा हमेशा हमेशा समय समय पर दिखी। जयदेव साहब ने फिल्म हम दोनों का वो संगीत दिया क्योंकि वो संगीत आपके दिलो दिमाग पर आज तक छाया हुआ है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। जयदेव साहब के संगीत में हमेशा मौलिकता दिखी है। संगीत के प्रति जयदेव साहब की मौलिक सोच कभी उनकी ताकत बनी तो कभी उनकी कमजोरी। जयदेव साहब ने अपने संगीत यात्रा में हमेशा नए गायकों को तरजीह दी। उसी क्रम में हरिहरन, अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर, रूना लैला, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखकर साहित्य जगत में अपना नाम अमर कर लिया। उसी तरीके से जयदेव साहब ने उसी मधुशाला को संगीतबद्ध कर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया। कल कल छल छल मधुखट से गिरती प्यालों में। मधुशाला को संगीतमयी बनाने के लिए उन्होंने मन्ना डे साहब की आवाज का उपयोग किया। प्यालों में हाला सुन रुन झुन रुन झुन चल। बतौर संगीत निर्देशक जयदेव साहब ने 40 फिल्मों में संगीत दिया। इनके उत्कृष्ट संगीत रचना के लिए फिल्म रेशमा और शेरा, अनकही और फिल्म गमन के लिए जयदेव साहब को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। जयदेव साहब को लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा गया। जयदेव जी का म्यूजिक बहुत मीठा होता था और बहुत मुश्किल भी। जयदेव साहब की उपलब्धियां बढ़ती जा रही थीं और उधर उनका उम्र भी बढ़ती उम्र में वो अकेले होते चले गए क्योंकि जयदेव साहब ने शादी नहीं की थी, क्योंकि जयदेव साहब संगीत के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहते थे। हिंदी सिनेमा में इतना उत्कृष्ट काम करने के बावजूद भी जयदेव साहब किराए के मकान में रहते थे। फिर आया 80 का दशक, जहां जयदेव साहब को फिल्में बहुत कम मिलने लगी और जयदेव साहब के जीवन में वो समय भी आ गया जब जयदेव साहब के पास कोई फिल्म नहीं थी। जयदेव साहब के पास उधर फिल्म नहीं थी और इधर इनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे डगमगाने लगा। आय का स्रोत बंद हो चुका था। आय का स्रोत बंद हो जाने के कारण जयदेव साहब जिस किराए के मकान में रहते थे उस मकान का किराया भी समय पर दे नहीं पाते थे। जयदेव साहब ने जब कई महीनों तक मकान मालिक को किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने तंग आकर उन्हें घर से निकाल दिया। जयदेव साहब के जीवन में बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति हो गई थी। हाथ में काम नहीं, जेब में पैसे नहीं। मुंबई की सड़कों पर टहलते टहलते उन्हें अपने एक दोस्त की याद आई और वो अपने दोस्त के हाथ चले गए और वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। राज को राज ही रखा होता,
राज को राज ही रखा होता। इस घटना से जयदेव साहब बहुत दुखी थे, अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। उनके मन में हमेशा ये द्वंद चलता रहा कि आखिर मैंने अपने जीवन में क्या किया, एक घर तक नहीं बना पाया जहां मैं सुकून के साथ रह सकता था। ये दुख उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जो उनको अंदर से खोखला कर रहा था। संगीत के इस पुजारी को ईश्वर कितना दुखी रखते। अब यहाँ ईश्वर या किस्मत कहें, जो खेल किया वो बहुत ही रोचक है। हुआ यूं कि जयदेव साहब जिस घर में रहते थे और किराया न दे पाने के कारण मकान मालिक ने उन्हें निकाल दिया था, उसी पते पर एक चिट्ठी पहुंचती है, जिस चिट्ठी के लिफाफे पर लिखा था जयदेव साहब का नाम। मकान मालिक के अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बची हुई थी। वो मकान मालिक उस चिट्ठी की महत्ता को समझते हुए उसने वो चिट्ठी जयदेव साहब तक पहुंचाने का फैसला किया। बहुत कोशिशों के बाद जयदेव साहब का पता चला। ढूंढता ढूंढता वो मकान मालिक जयदेव साहब के उस दोस्त के घर पहुंचा जहां जयदेव साहब रहा करते थे। उस मकान मालिक को अपने आंखों के सामने देख जयदेव साहब ने पूछा, अब क्या है? उस मकान मालिक ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये आपकी चिट्ठी है। लेकिन जयदेव साहब जब वो चिट्ठी पढ़ रहे थे, उनके आंखों में आंसू था, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। दोस्तों, दरअसल वो चिट्ठी महाराष्ट्र सरकार की थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, जयदेव साहब को मुख्यमंत्री कोटे से एक मकान देने का फैसला किया गया है। जयदेव साहब वो चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश थे, क्योंकि जयदेव साहब को मुंबई के बांद्रा इलाके में घर देने का फैसला किया गया था। लेकिन दोस्तों, सरकारी फैसला होता है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में समय भी लगता है। जयदेव साहब को वो घर मिलने में अभी 1 या 2 महीना और लगना था। जयदेव साहब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब उस घर की चाबी मेरे हाथों में होगी, कब मैं अपने घर में होऊंगा। लेकिन जयदेव साहब की किस्मत ने कुछ और तय कर लिया था कि अचानक जयदेव साहब की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां होने लगी। जयदेव साहब को आनन फानन में ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तारीख थी 5 जनवरी 1987। लेकिन 6 जनवरी 1987 की सुबह पूरी दुनिया ने आंखें खोली, लेकिन नहीं खुली तो जयदेव साहब की आंखें। जागती आंखों से जयदेव साहब ने एक अपने अदद घर का सपना देखा था, लेकिन वो सपना ही रह गया। यही अरमान लिए जयदेव साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जयदेव साहब का ये गीत हमारे जिंदगी में रचे बसे रहेंगे और हमारे होठों पर यूं ही थिरकते रहेंगे। दिल भटकेगा, काश तुम्हें रोका